नमस्कार विद्यार्थियों। लॉर्ड डलहौजी पर पांचवा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम कर रहे थे कि किस प्रकार के संबंध अवध के रहे अंग्रेजों के साथ में 1765 से लेकर 1855, यानी कि अवध जब बिल्कुल अवध जो है अंग्रेजों के राज्य विस्तार नीति का पूरी तरह वो शिकार हो जाता है तब तक। और इस पूरी अवधि में अवध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बेशुमार दौलत, सोना, हीरे जवाहरात वो सब उनको दिया, कंपनी के अधिकारियों को दिया, कर्मचारियों को दिया। इसीलिए प्रोफेसर दिवाकर ने अवध को एक कामधेनु गाय की उपमा दी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नवोदित राज्य विस्तार के लिए प्रयास कर रहा था और उसे धन की आवश्यकता थी, तो विद्यार्थियों वह धन उसको अवध और कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। तो अंग्रेजों के राज्य विस्तार में अवध का ये जो धन है, इसका एक प्रकार से यदि अंग्रेज समझें तो एक बड़ा योगदान था। अब विद्यार्थियों बात हम करते हैं लॉर्ड डलहौजी, जबकि वो 1848 में भारत गवर्नर जनरल बनकर आता है। विगत व्याख्यानों में हमने लॉर्ड डलहौजी के प्रशासनिक कार्य किए थे। जो इससे पहले का व्याख्यान था उसमें अवध का क्या अंग्रेजों के साथ में सहयोग था वो बताना आवश्यक था, वो मैंने बताया। अभी हम लॉर्ड डलहौजी को वापस लेकर के आते हैं। 1847 में अवध का नवाब बना वाजिद अली शाह, जो कि मृत नवाब नासिरुद्दीन का दूसरा पुत्र था। वाजिद अली शाह नौजवान, उत्साही और समझदार व्यक्ति था। उसने अवध के शासन में अनेक सुधार किए। वह समझ गया था कि अवध का राज्य का असली रोग क्या है। जिस अभागे वाजिद अली शाह के ऊपर विषय लोलुपता के असंख्य झूठे और द्वेषपूर्ण इल्जाम लगाए गए हैं इतिहास में, उसने राज सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले अपनी जो रही सही जो भी सेना थी, जो कि उजड़ चुकी थी, उसको सुधारने, संगठित करने और मजबूत करने के प्रयास प्रारंभ किए। देखिए विद्यार्थियों, वाजिद अली शाह जिस पर अंग्रेजों ने बहुत आरोप लगाए, अंग्रेज एक लेखक आर्नोल्ड, उसने बहुत सारी किताबें ऐसी लिखी, कई किताबें लिखी, जिसमें वाजिद अली शाह को जो बिल्कुल उसके चरित्र को लेकर, उसके अय्याशी को लेकर, उसके आलस्य को लेकर कितने ही बातें गढ़ी गई और उसको एक बिल्कुल प्रजा और राज्य से जिस बेखबर व्यक्ति के रूप में, एक लापरवाह व्यक्ति के रूप में, एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति या शासक के रूप में जिसको प्रदर्शित किया, उस वाजिद अली शाह ने राज सिंहासन पर बैठते ही अपनी सेना को सुधारने का, मजबूत करने का, संगठित करने का प्रयास किया। सेना में फिर से अनुशासन के लिए उसने अनेक और नए कठोर नियम बनाए। उसने रोज अपने सामने जो फौज, उसकी सेना जो थी, उसकी परेड, उसकी कवायद प्रारंभ कर दी। लखनऊ दरबार की समस्त पलटनों को प्रतिदिन सूर्योदय से पहले परेड के मैदान में जमा हो जाना आवश्यक था, कर दिया, उसने नियम बना दिए।
नवाब वाजिद अली शाह स्वयं सूर्योदय से पहले एक सेनापति की वर्दी पहनकर घोड़े पर सवार होकर मैदान में पहुंच जाता था। विद्यार्थियों, अंडरलाइन करने योग्य बात है। स्वयं सूर्योदय से पहले सेनापति की वर्दी पहनकर घोड़े पर सवार होकर मैदान में पहुंच जाता था वाजिद अली शाह। यदि किसी पलटन को आने में देरी होती तो उससे 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाता था। 2000 रुपए। अंग्रेज इतिहासकार मैटकॉफ ने इसके बारे में लिखा है कि वाजिद अली शाह अपने नियमों का इतना पाबंद था कि यदि किसी कारणवश उसे देरी हो जाती स्वयं को, तो जुर्माने की जो रकम उसने तय की थी वह जुर्माना स्वयं भी अदा करता था। इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों। किंतु वाजिद अली शाह को प्राय देर होती ही नहीं थी। दोपहर तक सारी पलटनें एक्सरसाइज करती, परेड करती और वाजिद अली शाह बराबर घोड़े पर सवार आखिरी समय तक मैदान में मौजूद रहता। विद्यार्थियों, यह बात अंग्रेज इतिहासकार मैटकॉफ लिखता है, कोई भारतीय इतिहासकार ने यह बात नहीं लिखी है। कंपनी के प्रतिनिधि को अवध के नवाब के ये सुधार पसंद नहीं आ सकते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो चाहती नहीं थी कि कोई योग्य व्यक्ति शासक बने, और ये व्यक्ति योग्य है, यही सबसे बड़ी इसकी कमी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की दृष्टि में अनेक तरह के दबाव डालकर नवाब को इस कार्य से रोके जाने का प्रयास किया जाने लगा। यहां तक कि उसे विवश होकर कवायद के मैदान में जाना बंद कर देना पड़ा। विद्यार्थियों, जो नियम उसने बनाए, रोज सूर्योदय से पहले जाता था घोड़े पर सवार होकर, सेनापति की वर्दी पहनकर, उसने मैदान में जाना बंद कर दिया। जिसने पेनल्टी लगाई थी नहीं आने वाले पर, अंग्रेजों ने उसको विवश कर दिया। अब वो मैदान में नहीं जा सकता था। अंग्रेज सरकार जो है वो और अंग्रेज जो अधिकारी हैं वो चाहते नहीं थे कि अवध में कुछ अच्छा हो, और इसी बहाने अवध को वो निगल जाना चाहते थे। 1851 में कर्नल सैलीमैन और कर्नल आउट्रम 1851 में तो सैलीमैन और 1854 में आउट्रम को अवध की स्थिति का अवलोकन लेने के लिए भेजा गया। लॉर्ड डलहौजी भेजता है कि रिपोर्ट बनाओ कि अवध में क्या चल रहा है। 1851 में भी एक रिपोर्ट मांगी, एक 1854 में रिपोर्ट मांगी, और आप जानते हैं कि अब ये रिपोर्ट कैसी हो सकती है। दोनों ने रिपोर्ट दी कि अवध की स्थिति अत्यंत चिंताजनक और अत्यधिक बुरी है। डलहौजी मध्यवर्ती जो रियासतें थी उनको मिटा देने पर आमादा था। एक के बाद एक भारतीय रियासतों को वो अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाता चले जा रहा था, और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए ये दो जो रिपोर्ट्स आई, 1851 में सैलीमैन ने जो रिपोर्ट बना करके दी, 1854 में आउट्रम ने जो रिपोर्ट बना करके दी, उस रिपोर्ट से उसको बहुत आधार मिला। उस रिपोर्ट से उसको अपनी जो नीति थी, अपनी योजना थी, उसको करने के लिए एक ऑक्सीजन मिली। इतिहासकार सुंदरलाल ने लिखा है विद्यार्थियों की अवध की हरी भरी भूमि, वहां की संपदा डलहौजी के लिए कोई असाधारण प्रलोभन नहीं था। लॉर्ड डलहौजी इस अवध, ये जो इतना संपन्न, इतना समृद्ध, इतना खुशहाल, जहां पर इतनी पैदावार, उस पैदावार को वो प्राप्त कर लेना चाहता था।
लेकिन अवध के अपहरण का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। अवध के जैसे बहाने उसको नागपुर में मिले, झांसी में मिले, सतारा में मिले। फिर अवध के नवाब ने सदा अंग्रेजों की मदद की। विगत व्याख्यान में हमने ये बात की है विद्यार्थियों। संधि के प्रति वे सदा ईमानदार रहे, उसका पालन करते रहे। वाजिद अली शाह अपने पूर्वाधिकारियों का ही एक अपना यूं कहे कि आत्मज था, वंशज था। और वाजिद अली शाह के पुत्र के जो पुत्र है वो लखनऊ के महल में। फिर भी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने इस निश्चय का ऐलान कर दिया कि अवध की जो राज्य है उसको कंपनी में मिला लिया जाएगा। इसका कारण यह बताया गया कि अवध के नवाब ने अभी तक जो प्रशासनिक सुधार करने चाहिए थे, प्रजा के लिए जो कार्य करने चाहिए थे, वो कार्य नहीं किए। वो अक्षम है। निसंदेह डलहौजी की यह करतूत 1801 और 1837 की संधियों का उल्लंघन थी। डलहौजी के काउंसिल के जो साथी हैं वो भी इसके पक्ष में नहीं थे, किंतु उसने जो इंग्लैंड में जो उसकी अथॉरिटीज थी, उन अथॉरिटीज को राजी कर लिया कि अवध को कंपनी के राज्य में मिला लिया जाए। अब डलहौजी का रास्ता एकदम साफ था जब अथॉरिटीज ने हाँ कर दी। डलहौजी के आदेश पर आउटरम ने नवाब को फिर समझाने बुझाने का प्रयास किया। डलहौजी चाहता था कि बिना सैनिक कार्रवाई के ये कार्य संपन्न हो जाए। लॉर्ड वो जो नवाब है राज सिंहासन त्याग दे और पेंशन पर राजी हो जाए। 13 फरवरी 1856 को अवध को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की घोषणा कर नवाब की पेंशन बांध दी गई। अवध के नवाब को अब पेंशन मिलेगी। लॉर्ड डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ का रेजिडेंट आउटरम वाजिद अली शाह से मिलने गया। आउटरम ने नवाब के सामने एक कागज पेश किया जिसमें लिखा था कि मैं वाजिद अली शाह खुशी से अपने राज्य को कंपनी के राज्य में देने के लिए राजी हूं। मैं वाजिद अली शाह खुशी से अपना राज्य कंपनी को देने के लिए राजी हूं। रेजिडेंट आउटरम ने उस कागज पर दस्तखत करने के लिए नवाब पर दबाव बनाया। कभी उसको उसकी मतलब अनुनय किया, कभी विनय किया, कभी अपनी शक्ति का परिचय भी दिया। नवाब ने पत्र पढ़कर उस पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। रिश्वतों और धमकियों के जरिए वाजिद अली शाह से दस्तखत कराने का प्रयत्न किया गया। 3 दिन गुजर गए, फिर भी नवाब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इस पर कंपनी की जो सहायक सेना थी ना, जो कि अवध में रखी गई थी, अवध से 16 लाख रुपए हर साल उस सेना के बदले प्राप्त किए जा रहे थे खर्चे के नाम पर। सैनिकों की संख्या बढ़ी तो वो 16 लाख की राशि भी बढ़ती गई। उसी सेना ने सब संधियों को खाक में मिलाकर लखनऊ के महल में जबरदस्ती प्रवेश किया। कंपनी की मर्यादा के अनुसार लखनऊ के महल को लूटा गया और अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया। लगभग इसी समय, इससे कुछ समय पहले, एक लॉर्ड डलहौजी का एक चमचा इतिहासकार था, एक लेखक था, एक जीवन चरित्र जिसने लॉर्ड डलहौजी का लिखा, जिसका नाम आर्नोल्ड इससे पहले कई किताबें लिख चुका था, अभी भी लिख रहा था।
जिसके माध्यम से कंपनी के नवाब पर झूठे इल्जाम लगाए गए। कंपनी के नवाब के चरित्र के बारे में बात की गई। उसको चरित्रहीन व्यक्ति कहा गया, उसको व्यभिचारी कहा गया, अय्याशी कहा गया, शराबी कहा गया, जुआरी कहा गया। जितने भी बुरे विशेषण होते हैं वो सब उसके लिए प्रयोग किए गए ताकि लॉर्ड डलहौजी जो कार्रवाई कर रहा है वो जस्टिफाई हो सके, प्रजा यह जान सके कि उनका जो सम्राट है, माफ करना, उनका सम्राट कह लीजिए, चाहे नवाब है, राजा है, शासक है, उनका अन्नदाता जो है वो कितने गिरे हुए चरित्र का है और शासक बनने के लायक नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, हम पहले इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि ये सब बेबुनियाद बातें थी। सर जॉन के शब्दों में कंपनी की एक यह प्रथा थी कि जिस देशी नरेश का राज्य छीना जाता था उसे जन सामान्य की दृष्टि में गिराने के लिए उसके चरित्र पर अनेक झूठे दोष लगाए जाते थे। स्वयं अंग्रेज कह रहा है सर जॉन। किंतु इतिहास में दुर्भाग्यवश आर्नोल्ड जैसे लेखकों की पुस्तकों के आधार पर उसके बाद में आज तक अनेक पुस्तकें रची गई, अनेक उपन्यास रचे गए और वाजिद अली शाह को इतिहास में कलंकित कर दिया। और आज तक देशवासी, असंख्य देशवासी वाजिद अली शाह पर इल्जाम लगाते हैं, वाजिद अली शाह को दोषी मानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मेरा कहने का यह मतलब भी नहीं है कि वाजिद अली शाह के जीवन में कोई अय्याशी नहीं थी या वो एक बहुत आदर्श राजा था। देखिए जितने भी मध्यकाल में राजा हुए वो सब अय्याश भी थे, सब उनके व्यक्तिगत चरित्र में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी पत्नियां रखते थे, शराब पीते थे, शिकार खेलते थे, ये सब की कॉमन बुराइयां थीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो शासक अपना शासन चलाते थे, वो चलाते थे। प्रजा अपनी खेती करती थी, व्यापार करने वाले व्यापार करते थे, वो अपना टैक्स देते थे और सब कुछ ठीक ठाक चलता था। लेकिन अंग्रेजों ने, क्योंकि उनको अवध को हड़पना था, अवध को निगलना था, अवध को अपना निवाला बनाना था, इसलिए उन्होंने अवध के शासक पर इतने आरोप लगाए और अवध का विलय कर लिया। इतिहासकारों, यदि हम इसकी समीक्षा करें तो पहले हम अंग्रेज इतिहासकार रॉबर्ट्स की बात करते हैं। P.E. रॉबर्ट्स ने लिखा है कि अवध विलय का मामला न तो विजय शीर्षक के अंतर्गत आता है, न लय के, और न नाम मात्र के उपाधिकारी शासकों के उन्मूलन के। 1801 की प्रसिद्ध संधि से लेकर अब तक अवध एक संरक्षित सामंती राज्य था जिसे अपने आंतरिक मामलों में पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस प्रकार अवध के शासक के पास अधिकार तो सारे थे किंतु जिम्मेदारी कोई नहीं थी। 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसे बादशाह की उपाधि से अलंकृत किया था। धीरे धीरे अवध के प्रशासन में समस्त अवगुण विकसित होते गए। दरबारियों के आमोद प्रमोद एवं ऐश्वर्य विलास ने चारित्रिक पतन में वृद्धि की। प्रजा पर अत्याचार भी बढ़े। तालुकदारों ने, जो मूलतः राजपूत थे, बादशाह की नियमित सेना एवं उसके अधिकारियों को अपने तालुकों से दूर रखने में सारी शक्ति, जो अपने दूर रखने की सैनिक शक्ति संचित कर ली तथा भाग्यवश किसानों और छोटे तालुकदारों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। इस सर्वव्याप्त अव्यवस्था के संबंध में अवध के राज्य परिवार को 1831 में विलियम बेंटिंग, 1847 में लॉर्ड हार्डिंग ने कठोर चेतावनियां भी प्राप्त की। यद्यपि कर्नल सेलिमेन और आउटन दोनों ही सिद्धांततः
देसी प्रशासन के समर्थन एवं लय नीति के विरोधी थे, किंतु प्रथम ने यानी कि सेलिमेन ने 1851 में, राउटरम ने 1854 में एक ऐसी रिपोर्ट दी प्रशासन के दबाव में कि अवध की स्थिति पतन की पराकाष्ठा पर है और तुरंत इलाज की आवश्यकता है। लॉर्ड डलहौजी का विचार था कि प्रशासन ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले ले तथा अवध के नवाब के पास उसकी उपाधि रहे और उसका महल रहे, किंतु इंग्लैंड में बैठे उच्चाधिकारियों ने डलहौजी के विचार को माना नहीं और फिर जो विचार विमर्श हुआ डलहौजी और उसके अधिकारियों में, अवध के विलय का निर्णय हुआ। रॉबर्ट्स लिखता है, इस मामले में डलहौजी का विचार ठीक था और अंग्रेज इंग्लैंड के जो अधिकारियों का निर्णय गलत था। सिद्धांत रूप में तो डलहौजी नाम मात्र की उपाधि धारण करने वाले शासक वर्ग के उन्मूलन के पक्ष में था और यदि इस मामले में कुछ सशक्त एवं लाभकारी कारण न होते तो वह इस प्रकार की बात कभी न सोच पाता। तो जो इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स है, इनका मिला जुला सा इसके बारे में एक विचार है और उन्होंने यह भी लिखा है कि ये विश्वासघात की पराकाष्ठा भी इन्होंने इस कार्य को किया है। वो यह भी कहते हैं, किंतु इस भूल के लिए या संधि भंग के लिए डलहौजी को किसी भी रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वह चाहता तो अवध के मामले को बाद के लिए टरका देता, किंतु उसने यह सोचकर कि उसके उत्तराधिकारी अर्थात नए गवर्नर जनरल के लिए यह जटिल मामला सुलझाना कठिन होगा, तो उसने अवध विलय कर दिया। और यदि हम दूसरे और भी बातों को हम देखें तो P.E. रॉबर्ट्स के बाद हम बात करते हैं मैं अपना जो मत रखना चाहता हूं कि फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने की घोषणा में डलहौजी ने इतिहास में एक बड़ा झूठ कहा था। डलहौजी ने इतिहास का एक बड़ा झूठ कहा था कि ब्रिटिश सरकार भगवान और मनुष्य दोनों की निगाह में अपराधी बन जाएगी। भगवान और मनुष्य, यदि ब्रिटिश सरकार भगवान और मनुष्य दोनों की निगाह में अपराधी बन जाएगी यदि यह अपने ही मुख से एक ऐसी शासन व्यवस्था को और अधिक समय तक चलने देगी जो लाखों लोगों के लिए यातनाओं से भरा हो। इसी घोषणा से पूर्व ही अंग्रेज सैनिक लखनऊ में फैल गए थे। नवाब वाजिद अली शाह खून का घूंट पीकर रह गया। जिन सताए हुए लोगों को राहत पहुंचाने की बात अंग्रेज अधिकारी यहां कर रहे हैं, वे सब अगले ही साल यानी कि 1857 में तलवारें लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध उमड़ पड़े। अवध पर अंग्रेजों के अधिकार से दरबार के अनेक व्यक्ति पेंशनधारी बन गए, व्यापारी बेरोजगार हो गए और बहुत से लोग सड़क पर आ गए। इतिहासकार R.C. मजूमदार ने बहुत अच्छी बात लिखी है। अनेक परिवार जो कभी जनाने खाने से बाहर नहीं गए थे, उनकी औरतें और वो आदमी रात को घर से बाहर भीख मांगते थे। हेनरी लॉरेंस लिखता है, अंग्रेज लिखता है, हमारे भारतीय इतिहास में अवध का अध्याय हमारे लिए एक कलंक है। ये बात अंग्रेज इतिहासकार लिखता है। तो विद्यार्थियों, ये बात थी अवध का जो सत्ता का जो अपहरण जो किया, जिस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने, एक तरफ तो वह प्रजा को खुश करने के लिए शासन में सुधार करता रहा, प्रशासन में सुधार करता रहा और यहाँ बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो लेकर के आया
और दूसरी तरफ वह भारतीय राज्यों को जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।